पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने फिर वोटर्स की छटनी की है। आज इसी खबर पर बात करेंगे आपके साथ, मैं हूं अर्पिता आर्या। आयोग की एक नई लिस्ट आई है जिसमें करीब 90,66,000 वोटर्स हटा दिए गए हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने जिलावार मतदाताओं की लिस्ट जारी की है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि 6,06,675 मतदाता जांच के घेरे में हैं। इनमें से 2,71,393 नाम हटा दिए गए हैं, यानी बड़ी संख्या में वोटर के लिस्ट से नाम गायब हुए हैं, उनके नाम कटे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर एक और बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नामांकन से ठीक पहले एक उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर को लेकर तत्काल सुनवाई की अपील की। याचिकाकर्ता का नाम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से कट गया। उनका कहना है कि सोमवार को दोपहर 3 बजे तक पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी, इसलिए अपीलेट ट्रिब्यूनल उनके मामले को जल्द से जल्द निपटारा कर दे। वहीं विपक्षी दल खासतौर पर टीएमसी को बड़े पैमाने के नाम पर ये जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उनको साजिश बता रही है और ये आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, जो नाम कटे हैं उसमें ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर ममता का सबसे ज्यादा होल्ड है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के सामने चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी बढ़ी लेकिन टीएमसी घटी। अगर इस तरह से वोटर हटते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा चुनाव जीतना। जी देखिए, जो 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी उसमें अब फाइनल नंबर सामने आ गए हैं। तो फाइनल नंबर सामने आने के बाद लगभग 32 लाख आउट ऑफ 60 लाख, जो 32 लाख लोग हैं उनके नाम इंक्लूड किए गए हैं और लगभग 27 लाख लोगों के नाम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। हालांकि इनके पास उपाय है, ट्राइब्यूनल में जाने का उपाय है। ट्राइब्यूनल में जाकर ये अपना नाम वापस उसमें इंक्लूड कर सकते हैं वोटर लिस्ट में। और अगर हम इस पूरी तालिका को देखें तो लगभग कुल अब तक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से अब तक पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख के आसपास वोटर्स हटा दिए गए हैं। इसमें से एक बड़ी संख्या तो ऐसे वोटर्स की थी जिनकी मौत हो चुकी थी, लगभग 23-24 लाख के आसपास। बाकी जो कुछ थे जो स्थानांतरित हो चुके थे, चले गए थे। लेकिन ये जो 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, ये सभी मैप्ड वोटर्स थे। इनमें ज्यादातर ऐसे थे जिस स्पेलिंग मिस्टेक थी, उम्र में उम्र की गड़बड़ी थी, या फिर पिता के साथ बेटे का जो उम्र है उसमें बहुत कम संख्या थी, ज्यादा संख्या थी, इस तरह की गलतियां थी। तो इन गलतियों को देखते हुए जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें अब 32 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं। बाकी 60 लाख में से 27 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। अब यही टीएमसी का जो कहना है, वो कहना है कि अगर लिस्ट ठीक से देखी जाए तो ज्यादातर जो वोटर्स हटाए गए हैं वो टीएमसी के प्रभाव वाले जो इलाके हैं उनमें से हटाए गए हैं। अब जैसे मुर्शिदाबाद टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। पिछले चुनाव में 22 में से, मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से लगभग 20 विधानसभा सीटें टीएमसी को मिली थी और वहीं सबसे ज्यादा लगभग 4 लाख से ऊपर वोटर्स हटा दिए गए हैं। इसके बाद जो संख्या है वो उत्तर 24 परगना की है। उत्तर 24 परगना में पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा सीटें हैं, लगभग 33 सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। दक्षिण 24 परगना जो दूसरे नंबर पर आता है, लगभग 31 सीटें हैं यहाँ, वहां पर पूरा का पूरा प्रभुत्व टीएमसी का था। यहाँ पर भी 3 लाख से ज्यादा वोटर हटाए गए हैं। बर्दवान जहाँ पे 16 में से 16 सीटें टीएमसी को मिली थी, यहाँ पर भी लगभग 2 लाख से ऊपर नाम हटाए गए हैं। तो ऐसे में टीएमसी का कहना है कि ये जानबूझकर मिलीभगत चुनाव आयोग की ओर से की गई है। आज ममता बनर्जी ने जो नदिया में आज चुनाव प्रचार कर रही हैं, साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम मतदाताओं, मतुआ मतदाताओं और इस तरह से कुछ चिन्हित लोगों को, स्पेशल कम्युनिटी के लोगों को चिन्हित करके हटाया गया है। लेकिन अनुपम, जरा ये बताइए, जितने लोगों के नाम कटे अब उनके पास क्या विकल्प है? क्या उनको पर्याप्त समय मिला था अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, या फिर सीधे तौर पर उनको उनके मताधिकारों से वंचित किया जा रहा है? जी देखिए, इसी पर विवाद है क्योंकि दोनों ही पक्षों, ईसीआई का पक्ष देखें तो वो कह रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसमें पहले में बात सामने आई कि जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है, लिंक काम नहीं कर रहा है। बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें आई, लेकिन अब जो हटाए गए हैं उनके पास एक ऑप्शन अभी भी है। जो ट्राइब्यूनल है उसमें वो अपील कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल में अपील करने के बाद उनका नाम जोड़ा जा सकता है, लेकिन अनिश्चितता जो है कि ट्राइब्यूनल में हो सकता है नाम जुड़े, लेकिन क्या वो इस चुनाव तक
वोट दे पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो आखिरी नॉमिनेशन की तारीख थी फर्स्ट फेज की, वो निकल चुकी है। सेकेंड फेज की आखिरी नॉमिनेशन की तारीख भी निकलने वाली है तो थोड़ी दिनों में। तो ऐसे में ये प्रक्रिया इसके भीतर अगर इनके नाम इंक्लूड हो सकते हैं तभी ये वोट दे पाएंगे, अदरवाइज इस चुनाव में तो ये वोट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी जो संख्या है, ज्यादातर जो संख्या है, वो इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे, इतना तो तय है। क्योंकि ये जो ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा, लंबी लंबी लाइनें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। मुर्शिदाबाद से खबर आ रही है जैसे वहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया है लंबी खिंचेगी और उम्मीद हो सकता है कि ज्यादातर लोग इस चुनाव में, यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में वोट न दे पाए। अच्छा, आप ग्राउंड पर हैं अनुपम, आपने बहुत लोगों से मुलाकात की होगी, मिले होंगे, उनमें से आपको लग रहा है कोई जेन्युइन वोटर्स भी हैं? क्योंकि अब बहुत सारे सवाल, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर नाम कट रहे हैं तो ऐसा है क्या कि सारे, मतलब जिनके पास कोई ऐसी नागरिकता नहीं थी या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, या उसमें से कोई ऐसे भी हैं जिनकी वाकई नाम कट गया, जो वाकई वहां के ही रहने वाले हैं? जी देखिए, दो बार ऐसी प्रक्रिया हुई है। पहली प्रक्रिया में जब 58 लाख वोटर्स के नाम कटे, इनमें से 3 कैटेगरीज थी। एक थी जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम थे। लगभग 23 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स थे, उनको हटाया गया। इसके बाद बहुत सारे लोग स्थानांतरित थे, कुछ फेक वोटर्स थे, इनको हटाया गया। तो 58 लाख के आसपास पहली प्रक्रिया में हटा दिए गए थे। उसके बाद एक नई कैटेगरी लाई गई चुनाव आयोग की ओर से, वो थी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब ये सभी जो वोटर्स थे, ये मैप्ड वोटर्स थे, इनकी मैपिंग हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि ये अवैध वोटर्स थे, ये मैप्ड वोटर हैं जो 60 लाख का अभी हुआ है। तो इनमें से जो 32 लाख लोगों के नाम गए हैं वो वैध वोटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब दूसरे राज्यों के हैं या बाहर के वोटर हैं, वो मैप्ड वोटर हैं। लेकिन इसमें जो हुआ है, जो अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत कहा गया, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक है, जैसे पिता और पुत्र की उम्र में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम है, इस तरह की खामियां इसमें दिखाई गई थी कि ये इन खामियों की वजह से ये जो 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, इसमें इनको रखा गया। तो ऐसे में ये मैप्ड वोटर्स हैं, ज्यादातर इनमें वोटर्स हैं। कुछ हो सकता है कि इनमें फर्जी वोटर निकले, जैसे कि पिता और पुत्र की उम्र में बहुत ज्यादा, बहुत कम जो फर्क है, उसमें से हो सकता है कुछ संख्या ऐसी निकले। लेकिन ज्यादातर जो वोटर्स रहे हैं इनमें, वो मैप्ड वोटर्स रहे हैं, उनकी मैपिंग हो चुकी थी। तो ऐसे में ये 60 लाख पर ही सवाल है कि इनमें से 32 लाख लोगों को इंक्लूड किया गया है, 27 लाख लोगों को निकाला गया है। तो इसमें से कितने बाहरी हैं? अब बीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया था कि लगभग 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। लेकिन अभी तक नहीं चुनाव आयोग, नहीं बीजेपी की ओर से कोई लिस्ट दी गई है कि कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी। लिस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये तो बिहार चुनाव में भी जब घुसपैठियों का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे उठे, तो वहां पर भी ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई। इसी को लेकर सवाल उठते थे, कहाँ आए घुसपैठिए, कहाँ है रोहिंग्या। तो इसका तो कोई आधार लगता नहीं है कि इसमें भी चुनाव आयोग, यहाँ पश्चिम बंगाल के लिए भी ये तो सार्वजनिक नहीं करेगा कि कितने घुसपैठिए हैं, कितने रोहिंग्या हैं। और फिर एक सवाल मेरा इसमें और है कि जब आप पहले से अगर तुलना करें, जब एसआईआर पूर्व में हुआ, तो इसका मतलब अगर उनके अंतराल को देखें तो क्या इतने लोग जिनमें इतनी कमियां हो गई और इतने घुसपैठिए या इतने रोहिंग्या या इतने बाहरी आ सकते हैं क्या? जी देखिए, वही सवाल है कि जो सवाल उठाया गया था कि जो वैध वोटर्स हैं उनको ही वोट देने का अधिकार दिया जाएगा एसआईआर प्रक्रिया के तहत, जो अवैध वोटर्स हैं उनको निकालना। यही तो 2 क्राइटेरिया था शुरुआत में जब एसआईआर की शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में एक तो था कि, और वो शुरू से होता आ रहा है पश्चिम बंगाल में, जो मृत वोटर्स होते थे उनके वोट गिरते थे। वो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती थी उसको फायदा पहुंचता था। वो सीपीएम के जमाने में सीपीएम को पहुंचता रहा, टीएमसी के जमाने में टीएमसी को पहुंचता रहा। उसका फायदा ये दोनों पार्टियां उठाती रही। तो ऐसे में इनको निकालना बिल्कुल जायज था। जो भी मृत वोटर है वो आखिर क्यों वोट देंगे, या उनका फर्जी वोट क्यों पड़ेगा। तो 23 लाख के आसपास वो निकाला गया। बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जो स्थानांतरित थे, जो अपनी जगह छोड़कर चले गए हैं, कुछ अब दूसरे राज्यों में चले गए हैं। तो ऐसे वोटर्स को भी हटाया गया, वो भी जायज था। अब सवाल उठता है कि कितने इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। इसी पर मूल जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की, वो अभी इसी पर टिकी हुई है। टीएमसी का कहना है कि आप लोगों ने कहा था कि लगभग 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस पूरी वोटर लिस्ट में है, तो अब बताइए कितने निकले।
तो अब चुनाव आयोग से जब पूछा जा रहा है तो वो एमएचए पर डाल दे रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी या एमएचए से पूछा जा रहा है तो वो चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ी राजनीति इस वक्त मूल में दिखाई पड़ रही है और इसका मतलब पूरा असर भी फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इसी पर पड़ रहा है। जो केवल राजनीति पर नहीं अनुपम, इसको कह सकते हैं कि चुनावों के नतीजों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी जहां होल्ड करती हैं, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतती हैं, उन जगहों पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स हटाए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति पर से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने हम रखते हैं अब। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में बमुश्किल 2.5 हफ्ते बचे हैं। चुनावी रण भीषण है। एक तरफ प्रधानमंत्री महाजंगल राज से इश्तेहार तक के मुद्दे पर वार कर रहे हैं, तो टीएमसी एसआईआर से वोट चोरी का मुद्दा उठाए घूम रही है। इस बीच ओवैसी हुमायूं के गठबंधन ने पहले चरण का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। पहले सुनिए कैसे बंगाल में कानून व्यवस्था से लेकर तुष्टीकरण तक की पिच पर सियासी बाउंसर फेंके जा रहे हैं। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए ये कैसी सरकार है। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। 4 मई के बाद आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ बिहार और उत्तर बंगाल के साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा। ये मोदी की गारंटी है। दरअसल पिछले हफ्ते मालदा के बीडीओ दफ्तर में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी सरकार पर निशाना साध रहे थे। हालांकि मुख्य आरोपी मुफकरिल इस्लाम एमआईएम का पुराना नेता निकला। बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। किंतु पाकिस्तानेर डिफेंस मिनिस्टर যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? जानते हैं ना इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। बंगाल के चुनावी रण में नेता अपने अपने राग अलाप रहे हैं। इस बीच न जाने किसकी गलती से 24,30,000 वोटर्स के ऊपर वोट नहीं डाल पाने का खतरा बन गया है। दरअसल 6 अप्रैल यानी आज दोपहर 3 बजे तक पहले चरण के चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था। इसके बाद 16 जिलों की 152 सीटों के वोटर रोल फ्रीज हो गए हैं। यानी 152 सीटों के ऐसे मतदाता 23 अप्रैल को वोट नहीं डाल पाएंगे जिनके नाम एडजुडिकेशन यानी विचाराधीन कोटे में डाल दिए गए थे। बंगाल में एसआईआर खत्म होने के बाद जब वोटर लिस्ट छपी तो उसमें 60,06,000 वोटर के नाम विचाराधीन कोटे में डाल दिए गए थे। इन्हें 700 जुडिशियल अफसरों के सामने पेश होकर दस्तावेज देने थे। 3 अप्रैल तक जो फैसला हुआ उसमें करीब 45% यानी 23,40,000 वोटर के नाम काट दिए गए। इनके ऊपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 19 ट्रिब्यूनल बने थे जो पूरी तरह काम शुरू नहीं कर सके।
अब इन 23,40,000 मतदाता में पहले चरण की वोटिंग में प्रभावित मतदाताओं की संख्या कितनी है, चुनाव आयोग ने नहीं बताया। चूंकि 60 लाख की लिस्ट में सही वोटर का औसत 55% और नाम काटने वालों का 45% रहा, तो उसी औसत के हिसाब से मुर्शिदाबाद में 11.01 लाख नाम विचाराधीन में थे, यानी करीब 4.95 लाख नाम फंसे हुए हैं। मालदा में 8.28 लाख नाम एडजुडिकेशन में थे, यानी करीब 3.73 लाख नाम है जिनका फैसला बाकी है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 4.80 लाख नाम विचाराधीन थे, यानी 2.16 लाख नाम फंसे हो सकते हैं। बाकी 13 जिलों में 15 लाख नाम विचाराधीन थे, यानी 6.75 लाख नाम का न्याय बाकी है। कुल 16 जिलों की 152 सीटों पर औसत 17.59 लाख ऐसे वोटर हो सकते हैं जिन्हें पहले चरण में वोट देना था और अब तक उनके नाम पर फैसला नहीं हो सका। ममता बनर्जी मतुआ वोटर्स का नुकसान गिना रही है, लेकिन दरअसल इस एडजुडिकेशन और ट्रिब्यूनल के चक्कर में जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं वो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिले हैं। इन जिलों में 2021 का प्रदर्शन कुछ ऐसा था कि मुर्शिदाबाद में 20 की 20 सीट टीएमसी को मिली, मालदा में 12 में से 8 टीएमसी 4 बीजेपी जीती, उत्तर दिनाजपुर में 9 में 7 टीएमसी 2 बीजेपी जीती, यानी 41 में से 35 टीएमसी 6 बीजेपी जीती थी। जबकि जिन सभी 16 जिलों में 152 सीटों पर वोटिंग है, इनमें 160 टीएमसी 44 बीजेपी और 1 सीट अन्य को मिली थी। इस लिहाज से इन 3 जिलों के वोटर ट्रिब्यूनल में सुनवाई वाले फेर में फंस गए, जहां मुस्लिम वोटर की तादाद बहुत अधिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66.27%, मालदा में 51.27%, उत्तर दिनाजपुर में 49.92% मुस्लिम आबादी थी। इसके अलावा इन जिलों में इस बार बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा भी है और ओवैसी हुमायूं कबीर का गठबंधन भी। अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ और 21-22 लाख वोटर का नाम सुनवाई के फेर में फंसा रह गया तो फायदा किसका हो सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स को वोटिंग के अधिकार से वंचित रखने का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।